हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी रमनन ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, लोगों को पढ़ाता हूँ। लोगों से मतलब ये है कि मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो उन्हें भी मैं होम ट्यूशन्स दे देता हूँ। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना लगभग आज से 11 साल पहले मेरे साथ घटी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक शाम मैं स्कूल के बाद होम ट्यूशन्स देने के बाद अपने घर पर लौट रहा था। घर आते समय मेरा सर एकदम भारी भारी लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि अचानक से सर में दर्द हो गया है और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक बार मुझे ये भी लगने लगा कहीं मुझे पैरालाइज का अटैक ना आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और तेज़ कदमों के साथ घर पर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मन में डर था अगर पैरालाइज हो गया तो यहीं पर गिर जाऊंगा और पता नहीं फिर कोई मुझे उठाकर घर तक ले जाएगा भी या नहीं। मैं जैसे तैसे अपने घर पर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद सर में दर्द और ज़्यादा होने लगा। मैंने दवाई भी ली, लेकिन फिर भी दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा था। दर्द कम ही नहीं हो रहा था। देखते ही देखते रात के 10 बज चुके थे। मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ और उसके पास जाकर दवा ले लूँगा। मैं डॉक्टर के पास के लिए जब जाने के लिए निकला तो मैं बाइक से निकला और मन में डर भी रहा था कि रास्ते में कुछ हो ना जाए। मेरे घर पर उस समय मैं अकेला ही रहता था। मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे किसी काम से। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा और दवाखाना भी बंद ही हो रहा था। छोटा सा क्लिनिक था। मैंने जल्दी जल्दी दवा लिया और वापस आने के लिए वहां से निकल पड़ा। दवाखाना कुछ 4-5 किलोमीटर दूर होगा मेरे घर से। जब मैं वापस लौट रहा था तब मेरा सर और ज़्यादा ज़ोर का दुखने लगा। यानी कि अगर पहले मेरा सर 50% दुख रहा था तो अब वो 100 हो चुका था। मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने बाइक को साइड में रुका दिया। बाइक को रुकाने के बाद तुरंत ही मुझे वॉमिट शुरू हो गई। मैं वहीं पर बैठकर वॉमिट करने लगा। वो तो अच्छा था कि मेरे पास में पानी की बोतल भी थी। मैं वहीं पर वॉमिट हो जाने के बाद दवा खा लिया और दवा खाकर ये सोचने लगा कि 5 मिनट रुक जाता हूँ, जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं आगे बढ़ जाऊँगा। मैं वहीं पर दवा खाया और बाइक के ही ऊपर बैठा रहा, लेकिन मेरा दर्द 5 मिनट के बाद भी कम नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि और ज़्यादा दर्द हो जाए, इससे पहले घर चले जाना चाहिए। मुझे अब चीज़ें भी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी और आसपास ऐसा लग रहा था कि जैसा मानो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा है। शायद वो सब मेरे सर के दुखने के कारण हो रहा था। मैंने बाइक चालू किया और घर के लिए निकल पड़ा। लगभग कुछ 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ा रहूँगा कि मुझे इतना ज़्यादा सर में दर्द होने लगा, जिस वजह से अब रास्ता बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा था। आंखों के सामने बस चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। और फिर मेरी बाइक रास्ते से उतरकर बाजू के खेत में चले गई। मैं गिर गया। खेत में पानी भी था, तो इस वजह से पूरे कीचड़ में मैं नहा चुका था। मैं उठकर करता भी तो क्या, क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो कीचड़ मेरी आंखों में भी चला गया था। मैं आंखें रगड़ता हुआ वहाँ पर 2 मिनट के लिए बैठ गया और फिर जब मैं बैठा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे पास आकर खड़ा है और मेरे सर पर या कंधे पर वो हाथ घुमा रहा है। मुझे लगा कि हो सकता है यही कोई खेत का आदमी होगा या किसी ने देख लिया होगा और मेरी मदद के लिए आया है। मैं उससे कहने लगा कि आप यहाँ पर आ गए हो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन
उसका पहले तो कोई जवाब नहीं आया। मेरे दूसरे बार बोलने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि तुझे तेरे घर तक ज़रूर पहुंचा देंगे। उसकी बात करने में कुछ मुझे अजीब लग रहा था, ऐसा मानो कि कोई आदमी होता है ना जो डबल मीनिंग में बात करता है, वैसा ही उस समय मुझे लगने लगा। मैंने फिर भी उस पर ध्यान ना देते हुए उठकर खड़ा हुआ और मैं अपने आसपास अपने हाथ को इधर उधर घुमाने लगा। मैं हाथ इसलिए घुमा रहा था कि उस आदमी का हाथ मेरे हाथ में आ जाए तो मैं हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाऊं। लेकिन मेरे हाथ घुमाने के बाद में भी जब उसका हाथ मेरे हाथ पर नहीं लगा तो मैंने कहा कि आप कहाँ खड़े हो। इस पर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा कि आप कहाँ हो, मुझे आप थोड़ा मदद कर दो मेरी। इसके बाद एक ज़ोर का धक्का किसी ने मुझे पीठ पर दिया। मैं दोबारा कीचड़ में फिर गिर पड़ा। इस बार जब मैं गिरा तो मानो मैं उठने जैसी हालत में नहीं था, क्योंकि अब मेरा सर और ज़्यादा दुख रहा था और ज़ोर से धक्का पीठ पर लगने की वजह से मेरे पीठ के बीचों बीच दर्द महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरी छाती में चमक आ गई है। मैं उठकर जैसे ही बैठने गया कि एक आवाज़ आई। वो आवाज़ पता नहीं किस चीज़ की थी, लेकिन मैं उठकर बैठने के बाद तुरंत चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है। पर इस पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं 2 मिनट तक वैसे ही बैठा रहा कि अभी तो वो आएगा और आकर मुझे उठाएगा या माफ़ी मांगेगा। वैसा कुछ नहीं था, शायद मैं गलत था। फिर कुछ 5-10 मिनट के बाद कुछ लोगों की आवाज़ आई मुझे। जब वो मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे यहाँ से निकाल सकते हो क्या। वो लोगों ने जब मेरी आवाज़ सुना तो भागकर मेरे पास आए और उन लोगों ने मुझे उस कीचड़ से बाहर निकाला। उसके बाद मैंने उन्हें अपना घर बताया। जब मैंने उन्हें घर बताया तो उन लोगों ने मुझे घर तक छोड़ा। घर आने के बाद मैंने आंखों पर पानी मारा। उसके बाद में भी कीचड़ की जलन की वजह से मैं साफ नहीं देख पा रहा था। मैंने अपनी आंखों को साफ किया और ये सोचने लगा कि कुछ देर बाद जब आंखें ठीक हो जाएगी तो मुझे शायद ठीक से सब दिखेगा। लेकिन अगली सुबह हो चुकी थी और अब भी मुझे कुछ भी बराबर नहीं दिख रहा था। मैंने उस दिन काम पर जाने के लिए छुट्टी ले ली और सोचा कि अब सीधा डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। हम जिस जगह पर रहते थे वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, वहाँ पर लोगों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो लोग पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए एक दिन भी छुट्टी होने की वजह से वो लोग बहुत परेशान करते थे मुझे। मैं वो दिन डॉक्टर के पास गया और उसे जाकर सारी बात बताई। मैंने कहा कि मेरे सर का दर्द भी कम नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई सर पर हथौड़ा मार रहा है। इतना ज़्यादा दर्द होने के बाद में भी मैं आप तक आया क्योंकि मुझे अब बिल्कुल आंखों से बराबर दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने दवाई दी और कुछ आई ड्रॉप्स दिए। कहने लगे कि जाकर ये लगाओ, शायद फ़र्क पड़ेगा। मैं घर पर आ गया और घर पर आकर आराम करने लगा। पूरा दिन तो जैसे तैसे कट गया। रात के 9:30 बजे के आसपास मैंने सोचा कि खाना खाकर अब सो जाता हूँ। मैं खाना खाने बैठा। खाना खाने के बाद मैंने वो आई ड्रॉप्स लिए और आंखों में डालकर अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा तब मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसा कि कोई दीवार पर मार रहा है। कभी हाथ मारता है तो कभी पैर या फिर कभी किसी चीज़ से दीवार पर मारता है। मैं आँख खुलकर अपने आसपास देखने लगा, लेकिन शायद वो ट्यूब की वजह से या पता नहीं मेरी आंखों में जो कीचड़ गया हुआ था उसकी वजह से मुझे बिल्कुल साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ऊपर से मैंने लाइट्स भी बंद करी हुई थी तो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने फिर भी आंखों पर जोर डालकर देखने की कोशिश की तो पाया कि सामने कोई खड़ा हुआ है और वो बार बार आगे बढ़कर दीवार से टकराता है, फिर पीछे चला जाता है। 2 कदम फिर आगे बढ़कर दीवार से खुद को टकराता है और पीछे चले जाता है। वो काला सा परछाई थी या सच में वहां पर कोई था, ये समझ पाना मुश्किल था। आंखों देखी चीज़ों को वहम मानना ये बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं अपने मन को समझा रहा था कि मेरा वहम है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पर वहम अगर होता तो वो आवाज़ें अब भी मेरे कानों में नहीं आती।
वो आवाज़ें कंटिन्यूसली आ रही थी। 2 मिनट रुकने के बाद मैंने मन बना लिया कि अब उठकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ और फिर दीवार का सहारा लेकर मैं स्विच बोर्ड तक गया। वहाँ जाकर मैंने लाइट्स ऑन की। मेरी आंखें अब भी बंद थी। फिर मैं अपने बाथरूम में गया, जाकर आंखों पर पानी मारा और अच्छे से देखने की कोशिश किया। जैसे ही मैंने लाइट्स ऑन किया था, उसके बाद वो आवाज़ों का आना बंद हो गया था। अब अगर आवाज़ों का आना बंद हो गया तो वो परछाई या वो आदमी का भी दिखना बंद हो गया था। मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैं घर में ही पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा, कोई है क्या इधर? कोई है? मैंने ऐसा 2-4 बार कहा, लेकिन फिर भी किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर से लाइट्स बंद करना ठीक समझा और वो आई ड्रॉप्स लेकर बिस्तर पर चला गया। दूसरी बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। लाइट्स बंद होने के बाद और आई ड्रॉप्स डालने के बाद मैंने फिर से देखा कि कोई दीवार से बार बार टकरा रहा है और आवाज़ें अब भी बिल्कुल साफ आ रही है। मैंने इस बार 10 मिनट इंतज़ार किया, लेकिन वो आवाज़ों का आना बंद ही नहीं हुआ। मैंने उसी हल्की सी रोशनी में देखा कि दीवार पर बार बार टकराने की वजह से उसके सर में से खून निकल रहा है और वो दीवार पर काले रंग का दिखाई दे रहा है। शायद अंधेरे की वजह से काले रंग का दिखाई दे रहा था या फिर वो खून लाल ही था, समझ नहीं आया। मैंने इसीलिए दोबारा उठकर लाइट खोलने का सोचा। मैं उठा और लाइट खोला। आंखों पर पानी लगाकर इस बार भी घर में देखा तो कोई नहीं था। हाँ, लेकिन दीवार पर खून के दाग बिल्कुल साफ समझ में आ रहे थे। मैं अब समझ चुका था कि मेरी जान को खतरा है। मैं तुरंत ही घर खोलकर बाहर चला गया और घर को लॉक कर दिया। इतनी रात में कुछ 11 साढ़े 11 हो रहे थे। किसी के घर पे जाना भी ठीक बात नहीं है। पूरी रात रास्ते पर निकालना, उसमें मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे याद आया कि पास ही में मेरे एक दोस्त का घर है। मैं उसके घर चला गया। मैंने जाकर उसे सारी बात बताई। वो कहने लगा कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट वो जिद करने लगा कि चल तेरे घर पर चलते हैं, वो खून के दाग मैं चल कर देखता हूँ। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। बाद में मुझे गुस्से में चिल्लाना पड़ा कि यार वो दाग कल देख लेना, अभी मेरी तबीयत खराब है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे प्लीज़ यहाँ पर आराम करने दे। ये कहकर मैं उसके बिस्तर पर लेट गया और वो भी मेरे बाजू में लेट गया था। मुझे इतना परेशान देखकर पता नहीं उसे क्या सूझी कि रात में मेरे सो जाने के बाद वो कब मेरे घर पर चला गया, मेरे जेब से चाबी निकाल कर, यह मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जब सुबह हुई तब वो मेरे बाजू में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार में तप रहा था। उसके घर वालों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी मुझे। मेरी आंख भी इसी से खुली। मैं भी उठ के धड़पड़ा के देखने लगा कि क्या हुआ। 1 मिनट को जो मेरी तबीयत खराब थी, मैं वो सब भूल गया और मैं परेशान हो गया कि रात में तो अच्छा सोया था, फिर अचानक क्या हो गया। और बार बार उसका बदन काँप रहा था, फिर रुक रहा था, फिर काँप रहा था, फिर रुक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मिर्गी के अटैक आ रहे हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, मुंह से फेंस जा रहा था। मैंने जब उसके घर वालों से पूछा तो वो लोगों ने कोई बराबर जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैं उसके कमरे से बाहर निकला तो उसकी माँ हाथ उठा उठा कर मुझे देखकर चिल्ला रही थी। कहने लगी कि तेरी वजह से मेरा बेटा आज मारा जाएगा, ये बचेगा नहीं, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैं मन में सोचने लगा कि मैंने नींद में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बाहर जो लोग आए हुए थे तो मैं बाहर निकलकर उनसे पूछने लगा कि क्या हो गया। तो उन लोगों ने बताया कि कल रात में ये तेरे घर पर गया था, वहां से ये बाहर भागता हुआ निकला। कुछ लोगों ने इसे बाहर भागते हुए देख लिया और जब इसे देखा तो ये भागते भागते गिर चुका था। गिरने के बाद ऐसी ही इसकी हालत हो गई कि इसे मिर्गी आती है और इसकी तबीयत खराब होती है। मैंने कहा फिर ये रात भर कहाँ था? तो उन्हीं में से एक ने कहा कि ये रात भर एक आदमी के घर पर था। क्योंकि उसका घर काफ़ी नज़दीक है तो वो इसे अपने घर पर लेकर चला गया था। लेकिन सुबह तक इसने देखा कि इसकी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उसे ऐसी ही हालत में
तेरे बाजू में बिस्तर पर डाल गया, और जिसे देखकर मेरे दोस्त के घर वाले डर चुके थे। अब मैं ये सोचने लगा कि रात में सिर्फ देखने गया तो इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं तो पक्का मारा जाऊंगा। लेकिन घर भी जाना था, मेरे पैसे कपड़े सब कुछ मेरे घर पे ही था, और ऊपर से मेरा सर अब भी दुख रहा था। मैंने अपने एक जान पहचान वाले आदमी को बुलाया। मैं कहने लगा कि मेरे साथ ज़रा घर पे चलिए, मुझे कुछ काम है। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने अपने साथ 2-3 लोगों को और इकट्ठा किया। मैं कहने लगा, अरे दिन में कुछ नहीं होता है। तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हम तीनों चारों हमारे घर पर गए। वहाँ से जो मेरी ज़रूरत का सामान था मैंने वो सामान लिया और घर से बाहर निकल गया। खून के धब्बे अभी दिखाई दे रहे थे। मैंने उन लोगों को भी वो धब्बे दिखाए। वो लोग भी देखकर दंग रह गए। कहने लगे कि किसी न किसी को दिखाना चाहिए। अच्छा, एक और बात दोस्तों अजीब ये थी कि वैसे तो खून लाल कलर का होता है, लेकिन उसका खून ब्लैकिश रेड था, यानी कि काला और लाल। उसमें आप ये मान के चलिए कि 50% काला रंग था और 50% लाल। और खून के साथ में कुछ मोटा मोटा भी था। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसा कि मांस के टुकड़े हो, या फिर कोई कीड़े मकोड़े जो कि खराब हो चुके हो और सूख चुके हो। उसे देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा था, लेकिन नजदीक जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और गंध तो इतनी आ रही थी कि मेरा पूरा घर उस गंध में मानो डूब चुका था। मैं बाहर निकला और बाहर निकलकर तुरंत अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं काम से जब वापस लौट रहा था तो फिर से मैं उसी आदमी के पास गया और जाकर उसे कहने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये सब चीज़ों में माहिर है। हम एक काम करते हैं, हम उसके पास चलते हैं, शायद वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी। मैंने कहा कि ठीक है, अब चलो हम चलते हैं। फिर हम लोग उस आदमी के घर पर पहुंचे। वो आदमी था नहीं, खेत में काम पर गया हुआ था। हम उसका इंतज़ार करने लगे। कुछ 2-3 घंटे के बाद वो आदमी आया। उसे जब मैंने देखा तो मैं सबसे पहला सवाल उससे ये पूछा, उस रात में खेत में आप ही थे क्या? वो कहने लगा, कौन सी खेत में और कहाँ पर? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था ऐसा कि ये वही आदमी है, जब मैं बाइक से गिरा था तो यही वहाँ पर था। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने उसे अपनी दिक्कत बताई। वो कहने लगा कि चलो तुम्हारे घर पर चलकर देखते हैं। घर के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उसने कहा कि तुम्हारे घर पर एक बुरी आत्मा रह रही है, और वो आज से नहीं, पिछले 2-3 दिन से रह रही है। मैंने जब उसे सारी बात बताया तो वो कहने लगा कि शाम में तुम जब सबको पढ़ाकर अपने घर पर आ रहे थे तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे वो वापस बताओ। मैंने उसे वापस बताया। वो कहने लगा कि आसपास क्या था। मैंने कहा आसपास तो कुछ नहीं था, बस मैं शॉर्टकट मारते हुए आ रहा था, और उस शॉर्टकट में जो शमशान घाट पड़ता है, मैं ठीक उसी शमशान के बीच में से निकल कर आया। वो कहने लगा कि शमशान में कोई था क्या? मैंने बहुत दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया। मैंने कहा कि हाँ, एक आदमी दिखाई दिया था, लेकिन वो चुपचाप कोने में बैठा हुआ था और पता नहीं शायद कुछ कर रहा था, लेकिन इतना मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो कहने लगा, तू जानता है वो आदमी वहाँ क्या कर रहा था बैठ के? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। फिर उसने कहा कि वो शमशान में भटकती हुई आत्मा को कैद करने आया था। जिस आत्मा को वो कैद करना चाहता था, वही आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वो आत्मा उसके कैद में नहीं आ पाई, और उल्टा वो तेरे साथ लगकर उस शमशान से बाहर निकली। अब दिमाग पे जोर डाल और मुझे बता कि जब तू शमशान से बाहर निकला, ठीक बाहर निकलते ही तेरे सर में दर्द शुरू हो गया होगा। मैंने जब याद किया तो वो बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि वैसा ही हुआ था कि मैं शमशान से बाहर निकला और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। फिर मैंने कहा कि अभी क्या करना होगा? उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं, इसका तोड़ मैं जानता हूँ। मैंने कहा कि कैसा तोड़? वो कहने लगा कि उसी शमशान में तुझे दोबारा जाना होगा, और तुझे उस शमशान में एक पत्थर पर अपना सर मारकर थोड़ा सा खून बहाना होगा। उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। मैंने उसकी बात मानी और वैसे ही किया। मैं अगले दिन शमशान गया और दीवार पर वहीं पर सर मार मार कर थोड़ा सा खून बहा दिया।
जैसे ही मेरे सर से खून निकला, मानो मेरा दर्द एकदम से गायब हो गया और अब मुझे अच्छा लगने लगा। जो दर्द था और जो आंखों में धुंधलापन था वो सब खत्म हो गया। मैं तुरंत वहां से आकर उसका धन्यवाद किया और फिर दोबारा कभी भी उस शमशान घाट से मैं नहीं लौटा। तो दोस्तों, ये थी रमनन की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी वेनू की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कई सारी कहानी शेयर कर रखी है। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। ये घटना तब की है जब मेरी उम्र कुछ 12 से 13 साल की थी। मैं मेरे पापा और मम्मी की एकलौती एक ही बेटी हूँ। मेरे पापा और मम्मी सुबह उठने के बाद दोनों ही खेत के काम पर चले जाया करते थे। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा रही थी। हमारा गांव लगभग 100 घर जितना गांव है, यानी कि हमारे गांव में 100 ही घर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। छोटा सा गांव था, लेकिन सभी लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। हाँ, गांव के आसपास का कुछ जंगली इलाका था जहाँ पर भूत प्रेत के किस्से सुनने को मिल जाते थे और कई सारे लोग तो सिर्फ इसे अफवाह का नाम देकर बात को ख़त्म कर देते। मैं भी छोटी थी, कई बार इन किस्सों पर यकीन करना मजबूरी हो जाती थी और कई बार मैं इन्हें भी अफवाह कहकर बात को ख़त्म कर देती। एक शाम की बात है जब मेरे मम्मी पापा खेत से आने के समय कुछ लेट हो गए थे। शायद उन्हें कुछ दूसरा काम था जिस वजह से आने में इतना समय लग गया। मैं घर पर अकेली ही थी। हमारा जो घर था वो गांव के एकदम आखिरी कोने पर था। मेरे घर के बाजू में कुछ 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा घर था। उसमें भी मेरी ही एज की एक लड़की रहती थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। जब भी मुझे बोर होता तब मैं उसके घर चले जाती और वहीं पर खेलती। लेकिन उस दिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब मैं उसके घर पर गई तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे बाद में समझ में आया कि वो लोग तो घर पर है ही नहीं, शायद किसी काम से या घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। मैं वहीं पर खड़े रहकर इंतज़ार करने लगी मेरी मम्मी पापा का, क्योंकि उसके घर से रास्ता बिल्कुल सामने की ओर साफ दिखाई पड़ता था। लेकिन 10-15 मिनट वेट करने के बाद जब मैंने देखा कि मम्मी पापा कोई नहीं आए, तो मैं अपने घर के पास चले गई। मेरा घर जैसा आखिरी कोने में होने के बावजूद उसके आसपास कोई दूसरे घर नहीं थे और पीछे की ओर बिल्कुल जंगली इलाका था। हमारे घर में बिल्ली आती थी शाम के समय। उसे कभी दूध दे देते थे या कभी बिस्किट दे देते थे। वो शाम में भी वो बिल्ली आकर मेरे दरवाजे के पास बैठ गई। मैं उस बिल्ली को देखकर तुरंत घर के अंदर भागी, लेकिन फिर याद आया कि आज मम्मी पापा तो है ही नहीं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दूध को कहाँ से लेना है, कटोरी में कितना डाल कर देना है। फिर भी मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे से जितना बन पड़ा मैंने वैसा की। मैं जब दूध निकाल कर उस बिल्ली के सामने रखी तो वो बिल्ली मुझे देखकर चिल्लाने लगी और वो दूध पी ही नहीं रही थी, जबकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्ली हमारे पास आई और बिना कुछ खाए पिए चले गई। मुझे कुछ अजीब भी लग रहा था कि बिल्ली आज कुछ खा रही पी रही नहीं है, इसे क्या हो गया है। लेकिन इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूध को वहाँ रखकर फिर से मैं अपनी दोस्त के घर के पास चले गई। जैसा मैंने बताया कि वहाँ से काफ़ी दूर तक का रास्ता दिखता है, तो मैं इंतज़ार करने लगी कि मेरे मम्मी पापा भी आएंगे। गांव में हमारे जो घर थे उन्हें देखकर ये लग रहा था कि सभी लोग अपने अपने घर पर लौट गए, लेकिन मेरे ही घर पर मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं आए। मैं एक तो बच्ची भी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने अपना मन बनाया कि 10-15 मिनट तक रुककर और देखती हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे तो मैं खेत की ओर जाऊंगी। हमारा खेत हमारे घर से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। मैंने इंतज़ार किया और फिर देखा कि जब मम्मी पापा नहीं आए तो मैं खुद खेत की ओर चल पड़ी। खेत की ओर पहुंचने में शायद मुझे आधे पौने घंटे का समय लग गया होगा, क्योंकि रात का अंधेरा उस समय हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी नहीं थे। मैं जैसा तैसा करके हमारी खेत पर पहुंच गई। जब मैंने खेत के चारों ओर नज़र दौड़ाई तो खेत बिल्कुल वीरान पड़ा था।
चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। माता पिता तो छोड़ो, दूसरी खेत में भी कोई भी आदमी काम करता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं मन ही मन ये सोचने लगी कि ये खेत और सारी जगह इतनी वीरान, सब लोग अपने घर पर चले गए तो मेरे माता पिता अभी तक घर पर क्यों नहीं आए। इसी फिक्र के साथ मैं वापस अपने घर को लौटने वाली थी और खेत से जब मैं बाहर निकली, ये सोचकर कि भी घर ही चलकर देखना चाहिए या फिर घर पर जाकर इंतज़ार करना ही ठीक होगा। मैं बाहर निकली ही थी कि अचानक से मैंने सामने किसी को देखा। वो आदमी शायद अपनी खेत में काम कर रहा था। मैं उस खेत में आदमी के पास गई और उससे बात करने से पहले मन में ये सोचने लगी कि अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था, यह आदमी अचानक यहाँ कैसे आ गया। वो खेत में झुक कर कुछ कर रहा था। मैंने दूर से ही आवाज़ लगाई, काका, ओ काका, सुनते हो क्या? यहाँ मेरे माता पिता काम करते हैं इस खेत में, ये खेत हमारा है। मेरे माता पिता को आपने कहीं देखा? उस आदमी ने ना ही तो कोई जवाब दिया और ना ही तो उस आदमी का कोई रिएक्शन था। मुझे लगा कि दूर से आवाज़ दे रही हूँ, शायद इसीलिए वो सुन नहीं रहा। मैं उसकी खेत में उतर कर थोड़ा और आगे जाकर कहने लगी। इसके बाद वो आदमी खड़ा हुआ। उसकी हाइट कुछ 7 से 8 फीट की थी। बहुत लंबा आदमी और दुबला था। मुझे देखकर उसने नई में मुंडी हिलाया। मैंने सोचा कि ठीक है, इसने नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर चले जाती हूँ। और यही सोचकर मैं अपने घर के रास्ते पर हो ली। कुछ ही समय में मैं अपने घर पर पहुँच चुकी थी। वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ पर मेरी मम्मी चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने कहा कि पिताजी कहाँ है? वो कहने लगे कि पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैंने कहा पता नहीं, आप लोग दोनों सुबह में तो साथ में गए हुए थे, फिर ऐसा कैसा कि आपको नहीं पता? मेरी माँ कहने लगी कि सुबह में कोई जंगली जानवर आया था जिसने हमारे ही पड़ोस के एक आदमी के बच्चे को उठाकर जंगल में भाग गया। उसी का पीछा करते करते 8 से 10 लोग जंगल में चले गए। सब के सब वापस लौट गए, लेकिन खाली मेरे पिताजी थे जो जंगल से वापस नहीं लौटे। अब मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बहुत डर लगने लगा और पिताजी की चिंता सताने लगी। मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ, अगर ऐसी बात है तो हमें पिताजी को चलकर ढूंढना चाहिए। मेरी माँ कहने लगी कि सुबह से बहुत सारे लोग जंगल में जाकर तेरे पिताजी को ढूंढ कर आए, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चला। मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी, हमें पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। मेरी माँ ने मेरी बात सुनी और कहने लगी कि तेरी बात तो एकदम सही है, हम कल सुबह में ही पुलिस कंप्लेंट के लिए जाएंगे। लेकिन मैं ज़िद पर अड़ गई। मैंने कहा सुबह क्यों, अभी ही चलते हैं। और तुरंत मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ जाकर कंप्लेंट लिखाने के बाद पुलिस वालों ने तो पहले हमें चिल्लाया कि जंगल में ऐसा अकेले नहीं जाना चाहिए था, आप लोग क्यों भेजे, और जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब पूरी की। फिर वो लोग कहने लगे कि हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हम तो घर पर आ गए। अगले दिन सुबह में पुलिस स्टेशन से एक पुलिस वाले अंकल आए थे हमारे घर पर। वो कहने लगे कि जंगल में से एक आदमी मिला है, हो सकता है कि वो आप ही का आदमी हो जिसे आप लोग तलाश कर रहे हो, आप लोग पुलिस स्टेशन चलिए। जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे पिताजी ही थे। उनके शरीर पर बहुत घाव लगे हुए थे और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये थी कि वो जिंदा थे। उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। 4-5 दिन के बाद मेरे पापा थोड़ा सा रिकवर हुए, यानी उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब वो बात कर सकते थे। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि पापा, ऐसा क्या हो गया था आपके साथ कि आप जंगल में जाकर बेहोश हो गए और फिर सभी लोग आपको छोड़कर आ गए? पापा कहने लगे कि जब हम लोग जंगल गए तब जंगल में शुरुआत में तो उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसा जैसा दिन ढलने को हुआ तभी मुझे दूर से किसी की आवाज़ आने लगी कि कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई मार रहा है, बस चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उसी आवाज़ के पीछे पीछे हो लिया। फिर मैंने जाकर देखा कि एक दुबला पतला आदमी
7-8 फीट की हाइट होगी, वो दूर खड़ा होकर मुझे अपने पास बुला रहा है। इतना लंबा आदमी वैसे तो नॉर्मली हमने गांव में कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद वो भी बच्चा ढूंढने में ही हमारी मदद कर रहा होगा। मैं जब भागकर उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसके सामने जंगली जानवरों के मांस के टुकड़े रखे हुए थे और वो उन्हें चीर फाड़ कर खा रहा था। जब मैंने ये चीज़ देखा तो मैं वहाँ से घबरा कर अपनी जान बचाने के लिए भागने को हुआ, लेकिन उस आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और पकड़कर वो मुझ पर हमला करने लगा। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते भागते काफ़ी दूर तक आ गया था, लेकिन वो मेरे पीछे ही था और उसके बाद मेरा पैर फिसला, मेरा सर ज़मीन पर जाकर लगा। फिर मैं बेहोश हो गया और मुझे पता ही नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। तभी मुझे याद आया कि मैंने भी हमारी खेत के पास एक ऐसे ही आदमी को देखा था। ये सारी बात होने के बाद जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले तब पापा से एक अच्छे आदमी थे हमारे गांव के, उन्होंने जाकर कहा कि तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि तुम बच गए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ पर तुम बेहोश होकर गिरे उसके बाद उस दानव ने तुम्हें ढूंढा नहीं, या हो सकता है कि ढूंढा होगा लेकिन तुम मिले नहीं, इसीलिए वो तुम्हारी खेत के पास भी पहुंचा। जो तुम्हारी बच्ची बोल रही है उसमें बिल्कुल सच्चाई है कि वो तुम्हारी खेत के पास पहुंचा होगा और वहाँ पर भी उसे तुम नहीं मिले, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से लौट गया। अगर तुम उससे दोबारा मिलते तो पक्का वो तुम्हें जान से मार देता। तो दोस्तों, ये थी वेणु जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी सुनील की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार में बताऊँगा। मैं आइसक्रीम की एक फैक्ट्री में काम करता था और प्रमोशन मिलते 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 मैं फिर इस लेवल पर पहुँच गया कि मैं उसी एरिया का आइसक्रीम की जो मैन्युफैक्चरर कंपनी थी उसने मुझे हेड बना दिया था। इसीलिए कौन सा माल, कितना माल कहाँ भेजना है, ये सब मेरे अंडर में आता था। कई बार अगर पार्टीज़ का कुछ इशू होता तो उसे सॉर्ट करने के लिए भी मुझे जाना पड़ता। देखते ही देखते कंपनी का धंधा इतना बढ़ गया था कि आसपास लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तक भी हमारी ही कंपनी का माल जाता था, और इसीलिए अब मेरे अंडर बहुत बड़ा इलाका आ चुका था। एक शाम की बात है कि मुझे ड्राइवर ने कॉल किया ऑफिस के नंबर पर। मैंने जब कॉल उठाया तो वो कहने लगा कि मैं इस जगह पर हूँ और ये जो कंपनी वाले हैं ये माल के लिए इशू कर रहे हैं। मैं समझ चुका था कि बात क्या है। तभी ही मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार एक काम करते हैं, हम चलते हैं, जाकर वहाँ पर देखते हैं। वो कहने लगा यार वो जगह यहाँ से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा के डिस्टेंस पे है, हम जाएंगे कैसे। शाम के कुछ 8 बज रहे थे, तभी 8 या 9 बज रहे थे। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, किसी से गाड़ी ले लेते हैं। वो कहने लगा कि गाड़ी किससे लेंगे यार इस समय। फिर मुझे याद आया कि आज एक माल की दूसरी भी डिलीवरी करवानी है। मैंने कहा एक काम करते हैं, जो माल की ट्रक है वो हम लेकर चलते हैं, डिलीवरी भी दे देंगे और वो जो इशू है उसका वो भी सॉर्ट कर देंगे। मेरा दोस्त मेरी इस बात पर मान गया और फिर हम दोनों ही निकल पड़े माल लेकर। रास्ते में हमने माल तो डिलीवर कर दिया। फिर वहाँ से कुछ 20 या 30 किलोमीटर था जिस जगह पर हमें वो इशू को सॉर्ट आउट करने जाना था। हम वहाँ से आगे बढ़े। जब कंपनी के पास पहुँचे तो पता चला कि कंपनी वाले तो कंपनी बंद करके घर चले गए, लेकिन हाँ, नाइट शिफ्ट में वहाँ पर जो लोग काम करते थे तो हम लोग उनसे बात करने लगे। वो लोग कहने लगे कि आप लोग मॉर्निंग में आ जाओ, ये कोई टाइम होता है आने का। मैंने भी उन्हें थोड़ा चिल्लाकर ही बात किया कि हम इतनी दूर से आए हैं, आप लोगों को समझना चाहिए, कैसे भी मीटिंग अभी अरेंज करवाओ। उनमें से एक आदमी कहने लगा कि ठीक है, हमें कम से कम 1-2 घंटे का टाइम दो, हम हमारे मैनेजर से बात करते हैं। इसके बाद वो लोग अंदर चले गए। उसके बाद वहाँ पर मैं, मेरा दोस्त और वो जो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचा हुआ था, हम तीनों ही बाहर निकल कर खड़े रहे। फिर वो कहने लगा कि यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हम कहीं खाना खाने चलते हैं। आसपास इतनी रात में तो सब कुछ बंद दिखाई दे रहा था। उसने कहा ट्रक तो है, हम थोड़ा दूर जाकर देखते हैं। मैंने उसकी ये बात सुन ली और फिर
हम ट्रक में बैठकर ट्रक को वहाँ से लेकर आगे निकल चले। कुछ 10 से 12 किलोमीटर के बाद हमें एक टूटा फूटा ढाबा जैसा कुछ दिखाई दिया। मैंने उससे कहा कि यार देख, यहीं पर रुक जाते हैं, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। वो भी कहने लगा कि हाँ, लेकिन ये ढाबा बहुत अजीब नहीं लग रहा। मैंने कहा हमें क्या करना है, कैसा भी हो हमें तो खाना खाना है। हम उस ढाबे के पास गए, जाकर देखने लगे तो ढाबा वाकई में बहुत अजीब था। यहाँ तक उसमें बराबर लाइट्स भी नहीं लगी हुई थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि यार यहाँ पर खाना खाने का दिल नहीं हो रहा है। वो कहने लगा कि खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी है। हम लोगों ने वहाँ पर खाना ऑर्डर किया, दाल चावल और कुछ सब्ज़ी भी ऑर्डर की हुई थी। उन्हें खाना लाकर देने में आधा घंटा लग गया। जब वो खाना आया तो वो खाने में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। खाने को देखकर ही वो खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने मेरे दोस्त से कहा यार खाना बहुत अजीब नहीं लग रहा है। वो कहने लगा कि अजीब तो लग रहा है, और जो इसमें से बदबू आ रही है उसकी वजह से मुझे खाना खाने का दिल भी नहीं कर रहा। मैंने उससे कहा कि एक काम करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, या तो भूखे रह जाएंगे या किसी दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन मजबूरी थी, भूख भी बहुत लगी थी। तो जो ड्राइवर था उसने कहा कि मुझे थोड़ा खा लेने दो। उसने मुश्किल से एक रोटी भी नहीं खाई होगी कि जब वो रोटी खाकर बाहर निकला तो वो वॉमिट करने लगा, और उसके वॉमिट में खून आ रहा था। हम तो ये देखकर डर गए। हम तुरंत पीछे उसी ढाबे पर भागे, जाकर उसको चिल्लाने लगे कि मेरे दोस्त को वॉमिट हो रही है और उसमें खून आ रहा है। लेकिन वो ढाबे का मालिक कहने लगा कि यहाँ पर तो सब लोग यही खाना खाते हैं, आपके दोस्त को अगर खून आ रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती। उसके बोलने का तरीका भी बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उससे कहा कि सच सच बता, वरना तेरे नाम की पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। वो एक अजीब सी मुस्कुराहट हंसने लगा, कहने लगा जिसको जाके जो बोलना है वो बोल दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक बात ये थी कि हमें उस ड्राइवर की तबीयत को देखना था। हम तुरंत ही उस ड्राइवर को ट्रक में डाले और उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। हमें हॉस्पिटल ढूंढने में भी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली हॉस्पिटल मिल गया। फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद हमें पता चला कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। उसका वहाँ पर इलाज चला। 2 दिन तक वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और तब तक हमने हमारी वो जो कंपनी का काम था या उस कंपनी का जो भी इश्यू था वो भी हमने सॉर्ट कर चुका था। जब हम वहाँ से निकले और लोगों से उसके बारे में पूछताछ की, खासकर उसी कंपनी में जहाँ पर हमारा इशू चल रहा था, वो लोग कहने लगे कि ढाबे तो यहाँ पर है, लेकिन रात में 10-11 बजे के बाद कोई भी ढाबा खुला नहीं रहता है। आपको इतनी रात में ढाबा खुला कैसे मिला? हमने उससे कहा कि वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ढाबा खुला था, और उसका जो मालिक था वो कुछ अजीब लग रहा था। वो लोगों ने जब हमारी ये बात सुने तो कहने लगे कि चलो हमें चलकर वो ढाबा दिखाओ। हम लोग उसे उस ढाबे के पास ले जाने के लिए निकल पड़े। हमें भी एग्जैक्टली नहीं याद था कि वो ढाबा का है, क्योंकि रात का अंधेरा था। हाँ, जिस रास्ते पर ढाबा था हम ठीक उसी रास्ते पर पहुँचे, और बहुत ढूंढने के बावजूद वो ढाबा कहीं नहीं दिखा। या तो ढाबा गायब हो गया था, या हो सकता है कि हम उस रात किसी छलावे का शिकार हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।